इन्वेस्टिंग इक्विटी आपका मेनली डील करती है आपकी फिक्स एसेट से, ठीक है, उनके एक्विजिशन से, उनके डिस्पोजल से, साथ साथ उनके नॉन करंट इन्वेस्टमेंट से भी डील करती है। वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स वो इन्वेस्टमेंट होते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस के पास रखी जाती हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग इक्विटीज़ मेनली डील करती है विद द एक्विजिशन ऑफ फिक्स टेंजिबल इंटेंजिबल एसेट्स एंड देयर डिस्पोजल। एक्विजिशन मतलब परचेज करना, डिस्पोजल मतलब सेल करना, एंड एज वेल एज परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स ऑल्सो, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। इसका फॉर्मेट बड़ा ही ईजी होता है, आप लोग भी लिख लो साथ साथ तो याद रहेगा। लिख लो, तुम लिख लो। इसके फॉर्मेट में गिनती की 5 चीज़ें आती हैं जिसको हम स्प्रेड कहते हैं, ठीक है ना। वर्टिकली लिखिएगा स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब होता है आपका एस फॉर होता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। उसमें आप टेंजिबल एंड टेंजिबल दोनों काउंट कर सकते हैं। तो स्प्रेड का एस होता है सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, टेंजिबल एंड टेंजिबल दोनों, ठीक है। पी होता है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा, हम जब हम सेल की बात कर रहे हैं तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट टेंजिबल इंटेंजिबल तो है ही है, उसके अलावा जो है आपका परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी होगा, सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स भी होगा। तो सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स जिसे आप टेंजिबल इंटेंजिबल दोनों काउंट कर सकते हैं, एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स की सेल को भी आप काउंट करेंगे, ठीक है, अंडर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। सेल लिया है तो परचेज भी लेंगे इन्हीं का। तो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल इंटेंजिबल बोथ एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। सेल प्लस में आएगा, परचेज माइनस में आएगा, आप जानते ही हैं। सेल से पैसा आ रहा है इसलिए सेल प्लस में आएगा, और परचेज से पैसा जा रहा है इसलिए परचेज माइनस में आएगा, ठीक है ना। तो सेल प्लस में, परचेज माइनस में। उसके अलावा 3 चीज़ें इसमें और आती हैं। एक होता है रेंट रिसीव, दूसरा इंटरेस्ट रिसीव, तीसरा डिविडेंड रिसीव। उसको आप रेड कह सकते हैं, ठीक है ना। तो स्प्रेड का सेल हो, एस हो गया सेल, पी हो गया परचेज, ठीक है। आर हो गया रेंट रिसीव। रेंट रिसीव प्लस में आएगा बिकॉज जब आप रेंट रिसीव कर रहे हो तो पैसा आता है और पैसा आएगा तो आप प्लस करोगे, दैट्स वाई। अगला है आपका इंटरेस्ट रिसीव, उसको भी आप प्लस करोगे क्योंकि इंटरेस्ट रिसीव से भी पैसा आ रहा है इसलिए, ठीक है। डी फॉर डिविडेंड रिसीव, डिविडेंड रिसीव से ही पैसा आ रहा है इसलिए आप उसको भी प्लस करोगे। तो ये आपका ओवरऑल स्प्रेड होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर, ठीक है, स्टेटमेंट इसमें। तो स्टेटमेंट ज़्यादा चीज़ें नहीं आती हैं, ठीक है, केवल फिक्स्ड एसेट्स और ऑन करंट इन्वेस्टमेंट्स आती हैं, उनसे जुड़े हुए इनकम्स आती हैं। जो भी इसका नेट रिजल्ट होगा, अगर पॉजिटिव होगा तो कहलाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, अगर आंसर नेगेटिव होगा तो वो कहलाएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है ना। कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, रिजल्ट पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है वो उस पर डिपेंड करता है। क्लियर? अच्छा, अब क्या है कि परचेज सेल कभी कभार हम सिंपल एसेट्स के डिफरेंस से निकाल लेंगे जब उनके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी होगी। तो अगर किसी एसेट के बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम उसका परचेज सेल सिंपल डिफरेंस से ही निकाल सकते हैं। जैसे कि प्रीवियस ईयर में कोई फिक्स एसेट 10 लाख थी, करंट ईयर में वो 12 लाख हो रही है, कोई और इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, तो हम डिफरेंस को क्या मानेंगे, 2 लाख परचेज मान लेंगे, ठीक है। सेम विद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ये बढ़ रहा है तो उसे परचेज ही मान लेंगे। अब इन्वेस्टमेंट कम हो रही है उसको तो हम सेल मान लेंगे, लेकिन फिक्स एसेट कम हो रही है तो ज़रूरी नहीं उसको सेल माना जाए, ठीक है। अगर वो अमाउंट आपका नेग्लिजिबल अमाउंट है, 10% के आसपास का अमाउंट है, ठीक है, तो उसको डेप्रिसिएशन कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर वो फॉल या जो गिरावट है वो डिक्रीज काफ़ी बड़े अमाउंट की है तो टेक इट एज अ सेल एंड सेल एट अ बुक वैल्यू। क्लियर है? तो किसी भी फिक्स एसेट में, फिक्स टेंजिबल एसेट में अगर इंक्रीज हो रहा है तो पक्का परचेज है, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। और डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज अगर नॉमिनल अमाउंट का है तो उसे आप डेप्रिसिएशन कंसिडर करिएगा इंस्टेड ऑफ सेल। अगर बड़े अमाउंट का फॉल हो रहा है तो आप मान लीजिए कि वो सेल हो रहा है और सेल एट बुक वैल्यू हो रहा है, ठीक है। जो भी होगा आप उसको नीचे अपने नोट में मेंशन कर देना कि हमने इसका डिक्रीज को सेल माना है या फिर डेप्रिसिएशन माना है। बुक वैल्यू मतलब हाँ, ओरिजिनल वैल्यू, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन हटा के जो आती है वैल्यू उसको बुक वैल्यू कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये तो हो गया जब उनका बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं हो रही होती, नहीं दे रखी होती। हाँ, एक चीज़ और, इनटेंजिबल एसेट जैसे गुडविल, पेटेंट्स, अगर ये कम हो रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इनको रिटर्न ऑफ मानते हैं और फिर ऑपरेटिंग में आते हैं, ठीक है, अंडर एडजस्टमेंट्स। जो मैंने आपको दिलीप बताया था उसके अंदर आपका
इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ में आता है वो चीज़, ठीक है, दिलीप या दलीप जो ही बताया होगा, ठीक है, अमोर्टाइजेशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स या इंटेंजिबल एसेट रिटर्न ऑफ। लेकिन अगर ये बढ़ रहे हैं तो इनको इनकी परचेज कंसिडर करा जाएगा, ठीक है, और फिर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आते हैं। अगर वो बढ़ रहे हैं तो वो परचेज कंसिडर किया जाएगा और वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आया करते हैं एज अ माइनस आइटम। क्लियर? और इनकी सेल तभी मानिएगा जब क्वेश्चन में कह रखा होगा कि ये बिके हैं, अदरवाइज ये कम हो रहे हैं तो इन्हें रिटर्न ऑफ ही माना जाएगा, सेल नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब फिक्स एसेट अकाउंट बनाने की नौबत कब आती है? मशीनरी अकाउंट या प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट या बिल्डिंग अकाउंट, जब उनके बारे में कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, या तो उनके डेप्रिसिएशन के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी या फिर उनकी कोई सेल के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, ठीक है ना। तो ऐसे में फिक्स एसेट अकाउंट बनाना चाहिए। और फिक्स एसेट अकाउंट जो है बनाते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या हम साथ में प्रोविज़न फॉर डेबिशन अकाउंट भी बना रहे हैं या सिर्फ फिक्स एसेट अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम केवल सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम केवल सिर्फ और सिर्फ फिक्स एसेट अकाउंट बना रहे हैं तो फिक्स एसेट अकाउंट के अंदर देखिए क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, ठीक है। फॉर्मेट वही होगा, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है बच्चों। तो फॉर्मेट तो होगा पर्टिकुलर अमाउंट, और उसकी डेबिट साइड में क्या क्या आएगा, क्रेडिट साइड में क्या क्या आएगा वो समझ लीजिए। डेबिट साइड में लिखा जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी ओपनिंग बैलेंस ऑफ द फिक्स एसेट। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन में आप प्रीवियस ईयर बैलेंस लिखेंगे, जो प्रीवियस ईयर बैलेंस होगा, ठीक है। क्लोजिंग बैलेंस लिखिएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ये करंट ईयर बैलेंस होगा, ठीक है। तो ये प्रीवियस ईयर बैलेंस, ये करंट ईयर बैलेंस। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखा जाएगा आपका प्रीवियस ईयर बैलेंस, बाय बैलेंस कैरेट डाउन लिखा जाएगा करंट ईयर बैलेंस। एसेट पे जो भी डेप्रिसिएशन लगा होगा वो बाय डेप्रिसिएशन लिखिएगा, ठीक है। डेप्रिसिएशन एसेट की वैल्यू कम करता है इसलिए वो क्रेडिट साइड में आएगा। अगर एसेट की सेल करी गई है तो वो बाय बैंक अकाउंट आएगा। अगर एसेट को बेचने पे लॉस हुआ है तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट इधर आ जाएगा, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट। और अगर गेन हो गया है तो इधर आ जाएगा टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। किसका अकाउंट है? ये फिक्स एसेट का अकाउंट है, ठीक है ना। फिक्स एसेट यानी मशीनरी अकाउंट, प्लांट अकाउंट या बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में आ गया, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में आ गया। जो भी सेल हुई है वो बाय बैंक के नाम से आ गया, जो डेप्रिसिएशन लगाया है वो बाय डेप्रिसिएशन के नाम से आ गया। लॉस हुआ है तो बाय लॉस ऑन सेल ऑफ एन एसेट, गेन हुआ है तो टू गेन ऑन सेल ऑफ एसेट। और जो भी बैलेंसिंग फिगर है वो परचेज ऑफ एसेट होगा। मोस्टली फिक्स एसेट अकाउंट परचेज ऑफ एसेट ढूंढने के लिए ही बनाया जाता है। रेयरली ऐसा होगा कि परचेज आपको दे रखा होगा और आपको सेल ढूंढनी होगी या डेप्रिसिएशन ढूंढना होगा, लेकिन मोस्टली आपको परचेज ढूंढने के लिए ही बनाया जाता है। तो इसकी परचेज ऑफ एसेट बैलेंसिंग फिगर का काम करती है। अब इसके ये आइटम्स जो कहाँ कहाँ जाएंगे वो समझ लीजिए। ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस सब कहीं नहीं जाएगा कैश फ्लो में। डेप्रिसिएशन आपको पता ही है ऑपरेटिंग में जाता है, प्लस होता है, ठीक है, अंडर दिलीप यानी एडजस्टमेंट्स में। इन्वेस्टमेंट की जो सेल है, मतलब फिक्स एसेट सेल है, वो इन्वेस्टिंग में सेल के नाम से आ जाएगा एज अ प्लस आइटम। जो परचेज है वो आपका माइनस आइटम के तौर पे आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और जो भी गेन या लॉस है वो भी आपका ऑपरेटिंग में ही आएंगे। गेन माइनस में आ जाएगा और लॉस प्लस में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये सब चीज़ों की प्लेसमेंट की जाती है। क्लियर है ये फिक्स एसेट अकाउंट? तो फिक्स एसेट अकाउंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे उसमें नहीं, किसने कहा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं? तो गेन ऑन सेल तो ग्रिड का पार्ट है। जो एडजस्टमेंट में कुछ चीज़ें प्लस होती हैं, कुछ चीज़ें माइनस होती है, तो माइनस वाला पार्ट है वो। तो ग्रिड इज अ पार्ट ऑफ माइनस आइटम्स, ठीक है ना, ऑफ एडजस्टमेंट्स। गेन ऑन सेल, रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ठीक है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में तो वो चीज़ होती है, इंश्योरेंस कंपनसेशन रिसीव्ड हो गया, ठीक है, लॉस बाय फायर एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस हो गया, तो वो सब चीज़ें होती हैं, वो तो रेयर चीज़ें होती हैं। मगर गेन ऑन सेल वगैरह होना एसेट पे ये रेगुलर फीचर होती हैं, बस ये नॉन ऑपरेशनल इनकम होती हैं, इसलिए इसको वहाँ से माइनस किया जाता है, ठीक है। और रेंट रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, ये सब भी आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के पार्ट होते हैं, इसलिए ऑपरेटिंग से इसको माइनस करा जाता है और यहाँ पर प्लस किया जाता है, ठीक है। तो फिक्स एसेट अकाउंट क्लियर हो गया। मैक्सिमम इसमें 7 चीज़ें आएंगी। डेबिट साइड में तो आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, परचेज आ जाएगा और हस्से गेन ऑन सेल आ जाएगा, 3 चीज़ें आएंगी। क्रेडिट साइड में आएगा बाय डेप्रिसिएशन, बाय लॉस ऑन सेल, बाय बैंक जो आपका सेल हो गया, और बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। लॉस और गेन में से कोई एक ही चीज़ आएगी, दोनों चीज़ नहीं आ सकती है, तो आप जानते ही हैं, ठीक है। ये तो हो गया फिक्स एसेट अकाउंट जब आप बिना प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट के बना